शाम का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। गांव सोनापुर के बीचों बीच रघुवीर का छोटा सा कच्चा घर था। चारों तरफ खेत और मिट्टी की पगडंडी फैली हुई थी। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद रघुवीर थका हारा अपने घर लौटा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ भगवान, क्या बना रही हो खाने में? ओह जी, सुनते हो, आज सुबह जब तुम खेत में गए थे तो ठाकुर भानु प्रताप की हवेली से एक आदमी आया था। अच्छा, क्या कह रहा था वो? अरे वो ठाकुर साहब अपने पोते का जन्मदिन मना रहे हैं, पूरे गांव को दावत दी है, तुम्हें भी बुलाने आया था। अरे वाह, ठाकुर की दावत खाने में तो मजा आ जाएगा। सुनो फिर, कुछ मत बनाओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ले आऊंगा। ठीक है जी, लेकिन एक बात जल्दी लौट आना, ज्यादा रात मत करना। तभी बाहर से भारी और बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, माधव, ओ माधव, घर पर हो ना? रघुवीर बाहर आया। हरिराम काका दरवाजे पर खड़े थे। अरे भाई, अच्छा हुआ तू मिल गया, मुझे लगा सब पहले ही निकल गए होंगे। दोनों हंसते हुए बातें करते हुए ठाकुर भानु प्रताप की बड़ी हवेली की ओर चल पड़े। रात के लगभग 9 बजे रघुवीर ने पेट भरकर खाना खाया और फिर धीरे धीरे बाहर आ गया। आसमान में आधा चांद बादलों के बीच छुप छुप कर निकल रहा था। अरे भाई, बहुत रात हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। और ये काका कहाँ चले गए? कुछ देर वह वहीं खड़ा रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, घर ही चला जाता हूँ, काका किसी के साथ आ ही जाएंगे। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। गांव की पगडंडी अब सुनसान पड़ी थी। रघुवीर ने अपनी धोती संभाली और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। करीब 10 मिनट ही चला होगा कि पीछे से एक धीमी मगर साफ आवाज आई, रघुवीर। रघुवीर के कदम अचानक रुक गए। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। चल बेटा, जल्दी चल। काका की आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी, उसमें अजीब सी ठंडक और भारीपन था। रघुवीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह बिना कुछ बोले उनके साथ चल पड़ा। चारों तरफ घना सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पैरों के नीचे कंकड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हवा अब और ठंडी होती जा रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया। रघुवीर को अचानक एहसास हुआ कि रास्ता कुछ अलग है। काका, ये रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा? जैसे ये बिल्कुल अनजान हो और हम इतने देर से चल रहे हैं फिर भी घर नहीं पहुंचे। अरे बेटा, यही सही रास्ता है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। काका की आवाज अब और भारी और धीमी हो चुकी थी। रघुवीर ने खुद को समझाया कि शायद रात की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तभी अचानक आसमान में तेज गरज हुई, बिजली चमकी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये लो, अब ये बारिश भी शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। कपड़े कुछ ही सेकंड में भीग गए। तभी बिजली की चमक में सामने कुछ दिखाई दिया। एक पुराना टूटा फूटा खंडहर। उसकी दीवारें काली और जर्जर थीं। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर गहरा अंधेरा था। आ बेटा, इधर चल, बारिश रुकने तक यहीं रुकते हैं। रघुवीर ने उस खंडहर की तरफ देखा। उसके दिल में हल्की घबराहट उठी। उसे बचपन की बात याद आई। गांव के लोग कहते थे कि इस रास्ते के पास एक पुराना अस्पताल है जहां कोई नहीं जाता। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि और कोई रास्ता नहीं था। दोनों उस खंडहर की ओर बढ़ गए। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही रघुवीर को अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें थीं,
छत से प्लास्टर झड़ रहा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवा जब अंदर आती थी तो दरवाजे चरमराने लगते थे। अंदर से तेज सड़ांत की बदबू आ रही थी, जैसे कुछ बहुत दिनों से सड़ रहा हो। काका, यहाँ कैसी बदबू आ रही है? आजा अंदर आ, वहाँ एक बेड है, वहीं आराम कर लेते हैं। रघुवीर चौंक गया। उसे लगा काका इस जगह के बारे में पहले से जानते हैं। दोनों एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का बेड पड़ा था, जिसके ऊपर फटी हुई गंदी चादर थी। तू यहीं आराम कर, मैं बस हल्का होकर आता हूँ। इतना कहकर काका अंधेरे गलियारे में गायब हो गए। रघुवीर बेड पर बैठ गया। बाहर बारिश तेज हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। थकान और भारी खाने की वजह से उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के ठीक 12 बजे अचानक तेज बिजली कड़की और रघुवीर की नींद टूट गई। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई? उसकी आंखों के सामने से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। ये क्या था? रघुवीर घबरा गया और बाहर निकल आया। काका, ओ काका, कहाँ हो? जैसे ही वह बरामदे में पहुंचा, उसने देखा एक कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी। काका, तुम हो क्या? कोने में खड़ी आकृति धीरे धीरे हिली। अंधेरे में उसकी 2 चमकती आंखें दिखाई दी। घर? कौन सा घर? यही मेरा घर है और आज से तेरा भी घर यहीं होगा। बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में रघुवीर ने जो देखा उसका खून जम गया। वह हरिराम काका नहीं थे। उनका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें काली थीं और शरीर हवा में तैर रहा था। एक और शिकार, आज हमारी भूख मिटेगी। रघुवीर पीछे हटने लगा। रघुवीर के चारों तरफ काली परछाइयां फैल चुकी थीं। पूरा कमरा डरावनी फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। भाग नहीं पाएगा, आज ये भी यहीं रहेगा। रघुवीर का शरीर कांप रहा था। वो पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा पहले से बंद था। खोलो, कोई है क्या बाहर? मुझे निकालो। उसकी आवाज पूरे खाली अस्पताल में गूंज रही थी। अचानक वो भागते भागते एक पुराने हिस्से में पहुंच गया। दीवार पर एक जंग लगा बोर्ड लटका था। उस पर लिखा था, वार्ड नंबर 7, प्रवेश वर्जित। ये जगह और भी खतरनाक लग रही है। पीछे से आवाजें और करीब आ रही थी। डर के मारे उसने वार्ड 7 का दरवाजा खोल दिया। अंदर गुप अंधेरा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और खोल दी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो तुरंत भाग जाना, यहां कोई जिंदा नहीं बचता। रघुवीर का गला सूख गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। इस अस्पताल में गरीब मरीजों पर गुप्त प्रयोग किए जाते थे। जो बच जाते उन्हें मार दिया जाता और जो मर जाते उनकी लाशें पीछे गहरे कुएं में फेंक दी जाती। एक रात मरीजों ने विरोध किया और पूरे अस्पताल में आग लगा दी गई। सैकड़ों लोग जिंदा जल गए। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ कैद हैं। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसी समय डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप भरने लगा। डायरी उसके हाथ से गिर गई। पूरा अस्पताल जोर जोर से कांपने लगा। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नहीं, मुझे छोड़ दो। अचानक कोने में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे। अगर जिंदा रहना है तो पीछे मत देखना। वो गायब हो गई। रघुवीर के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। एक आवाज उसके कान के पास फुसफुसाई, मुड़कर देखो। रघुवीर कांप गया, लेकिन पीछे नहीं देखा। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई।
और वो बिना सोचे खिड़की से कूद गया। बाहर घना जंगल था, बारिश थम चुकी थी, लेकिन चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हांफते हुए उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे गांव की ओर भागने लगा। अचानक दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। रघुवीर उसी रोशनी की तरफ दौड़ा। वहां एक बूढ़ा साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। रुक जा बेटा, एक कदम और बढ़ाया तो वापस नहीं जा पाएगा। बाबा, उस अस्पताल में कुछ इंसान नहीं है, कुछ और है। मुझे बचा लीजिए। मैं जानता हूँ वहाँ की आत्माएं आज भी मुक्ति नहीं पा सकी हैं, लेकिन उनमें से एक आत्मा बहुत खतरनाक है जो किसी को बाहर नहीं जाने देती। मैं क्या करूं बाबा? ये ताबीज पहन ले और याद रख, कोई भी आवाज आए पीछे मत देखना। रघुवीर ने तुरंत तावीज गले में पहन लिया और गांव की तरफ चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि पीछे से आवाज आई, रघुवीर, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। रघुवीर के कदम रुक गए। फिर दूसरी आवाज आई, बेटा, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो नहीं रुका। वो तेजी से गांव की ओर भागा। कुछ देर बाद वो गांव की सीमा पर पहुंच गया। जैसे ही उसने पीछे देखा, अस्पताल गायब था। वहां सिर्फ घना जंगल था। सुबह होते ही वो हरिराम काका के घर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो चौंक गया। घर के बाहर लोग जमा थे। ये क्या हो रहा है? तुझे नहीं पता? हरिराम काका की तो कल ही मौत हो गई थी। रघुवीर का दिमाग घूम गया। उसके कानों में रात भर साथ चलने वाली आवाज गूंजने लगी। अब उसे समझ आया, जिसके साथ वो पूरी रात चल रहा था वो इंसान नहीं था। गांव के बुजुर्ग बोले, जो भी उस पुराने अस्पताल में रात बिताता है वो पहले जैसा नहीं रहता। तू जिंदा वापस आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ महीनों बाद एक नया डॉक्टर उस इलाके में आया। लोगों ने उसे भी चेतावनी दी, उस अस्पताल की तरफ रात में मत जाना। आज भी कहा जाता है, अगर किसी रात उस रास्ते पर कोई बूढ़ा आदमी दिखे और बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ, तो भूल कर भी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो हरिराम काका नहीं, बल्कि उसी भूतिया अस्पताल की सबसे खतरनाक आत्मा हो, जो अभी भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।